पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ WBBSE कक्षा 8 इतिहास अध्याय 2 प्रादेशिक शक्तियों का उत्थान के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं। 1. क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाकर लिखो। क स्तंभ, ख स्तंभ। 1. अयोध्या, सादत खान। 2. 1764 ई. बक्सर का युद्ध। 3. स्वत्व विलोप नीति, लॉर्ड डलहौजी। 4. लाहौर समझौता, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। 5. टीपू सुल्तान, मैसूर। 2. सटीक शब्दों का चुनाव करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान बंगाल के दीवान थे। ख अहमद शाह अब्दाली थे, अफगान। ग अलीनगर की संधि हुई थी सिराज और ब्रिटिश कंपनी के बीच। घ ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए थे सम्राट शाह आलम द्वितीय। ग अपनी इच्छा से अधीनता मूलक मित्रता मूलक नीति मान ली थी निजाम। 3. अति संक्षेप में उत्तर लिखिए 30-40 शब्दों में। क फर्रुखशीर के फरमान का क्या महत्व था? उत्तर 1717 ई. में मुगल सम्राट फर्रुखशीर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक फरमान दिया गया था। इसके तहत कंपनी को बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना चुंगी दिए मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला। इस फरमान ने बंगाल में अंग्रेजों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को अत्यंत मजबूत बना दिया। ख किसने, किस प्रकार और कब हैदराबाद में प्रादेशिक शासन की प्रतिष्ठा की थी? उत्तर मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी निजाम उल मुल्क ने 1724 ई. में हैदराबाद में स्वतंत्र प्रादेशिक शासन की स्थापना की। उन्होंने मुगल सम्राट के प्रति केवल औपचारिक निष्ठा बनाए रखी और व्यावहारिक रूप से स्वयं को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके हैदराबाद का शासन संभाला। ग प्लासी की लूट किसे कहते हैं? उत्तर 1757 ई. में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसके बदले अंग्रेजों ने नवाब से उपहार और क्षतिपूर्ति के नाम पर बंगाल का विशाल खजाना और अकूत धन संपत्ति अपने देश ब्रिटेन भेजी। बंगाल के इस आर्थिक शोषण को इतिहासकार ब्रूक्स एडम्स ने प्लासी की लूट कहा है। घ द्वैत शासन व्यवस्था से क्या समझते हो? उत्तर 1765 ई. में दीवानी मिलने के बाद बंगाल में 2 शासन प्रणालियां लागू हुईं, जिसे द्वैत शासन कहते हैं। इसके तहत राजस्व वसूलने और दीवानी का अधिकार अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि राज्य में शांति, सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के पास थी। अर्थात अधिकार कंपनी के पास और जिम्मेदारी नवाब के पास थी। ङ ब्रिटिश रेसिडेंट्स का क्या काम था? उत्तर भारतीय देशी रियासतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा उनके दरबारों में रेसिडेंट ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे। उनका मुख्य काम भारतीय राजाओं की गतिविधियों पर नजर रखना, कंपनी के हितों की रक्षा करना और रियासतों के आंतरिक व वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करके अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम रखना था। 4. अपनी भाषा में उत्तर लिखिए। क 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख प्रादेशिक शक्तियों के उत्थान के पीछे मुगल सम्राटों की व्यक्तिगत अयोग्यता ही क्या उत्तरदायी थी? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। उत्तर 18वीं शताब्दी में प्रादेशिक शक्तियों जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद के उत्थान के लिए केवल मुगल सम्राटों की व्यक्तिगत अयोग्यता ही जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि कई अन्य आर्थिक और प्रशासनिक कारण भी थे। मुगल सम्राटों की अयोग्यता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक कमजोर और अयोग्य सिद्ध हुए, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी। जागीरदारी संकट, कृषि संकट और जागीरदारी व्यवस्था के बिगड़ने से आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। साम्राज्य का विशाल आकार, इतने बड़े साम्राज्य को एक केंद्र से नियंत्रित करना कठिन हो गया था। प्रादेशिक सूबेदारों की महत्वाकांक्षा, मुर्शिद कुली खान, सादत खान और निजाम उल मुल्क जैसे प्रादेशिक सूबेदारों ने केंद्रीय कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। निष्कर्ष, सम्राटों की अयोग्यता एक मुख्य कारण थी, परंतु इसके साथ साथ आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक परिस्थितियां भी प्रादेशिक शक्तियों के उत्थान के लिए समान रूप से उत्तरदायी थीं। ख प्लासी और बक्सर के युद्ध में से भारत पर ब्रिटिश शक्ति की दृष्टि से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर ब्रिटिश शक्ति की स्थापना और विस्तार की दृष्टि से बक्सर का युद्ध 1764 ई. प्लासी के युद्ध 1757 ई. की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था। प्लासी का युद्ध
यह मुख्य रूप से षड्यंत्र और विश्वासघात पर आधारित था, जिसने अंग्रेजों के लिए केवल बंगाल का दरवाजा खोला। बक्सर का युद्ध, यह अंग्रेजों की वास्तविक सैन्य श्रेष्ठता की जीत थी। इसमें अंग्रेजों ने एक साथ तीन बड़ी शक्तियों, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित किया। परिणाम: बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक वास्तविक राजनीतिक शक्ति बन गई। मीर कासिम के साथ ब्रिटिश कंपनी के विरोध के क्षेत्र में व्यापारियों के व्यक्तिगत व्यवसाय की क्या भूमिका थी? बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर: 1. मीर कासिम और ब्रिटिश कंपनी के विरोध में व्यक्तिगत व्यापार की भूमिका। दस्तक का दुरुपयोग: कंपनी के कर्मचारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दस्तक प्राप्त था, लेकिन वे अपने व्यक्तिगत निजी व्यापार के लिए भी इसका दुरुपयोग करते थे। भारतीय व्यापारियों का नुकसान: इससे बंगाल के नवाब को राजस्व का भारी घाटा होता था और स्थानीय भारतीय व्यापारी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे थे। विवाद की शुरुआत: मीर कासिम ने इस असमानता को दूर करने के लिए सभी भारतीय व्यापारियों से भी चुंगी हटा दी। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकारों का हनन माना, जिसके कारण मीर कासिम और कंपनी के बीच सीधा संघर्ष हुआ। 2. बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का प्रभाव। आर्थिक शोषण: कंपनी ने अत्यधिक कर वसूला, जिससे किसान और व्यापारी कंगाल हो गए। प्रशासनिक अराजकता: नवाब के पास केवल प्रशासनिक उत्तरदायित्व था, परंतु धन और अधिकार नहीं थे। अंग्रेजों के पास अधिकार था पर उत्तरदायित्व नहीं। 76 का अकाल 1770 ई शून्य। इस व्यवस्था के चलते बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें बंगाल की 1/3 जनसंख्या भुखमरी से नष्ट हो गई। भारत में कंपनी के आधिपत्य विस्तार के क्षेत्र में अधीनता मूलक मित्रता के नीति से लेकर स्वत्व विलोप नीति के बदलाव की व्याख्या किस प्रकार करेंगे? उत्तर: ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए दो मुख्य रणनीतियों का प्रयोग किया। अधीनता मूलक मित्रता नीति, सब्सिडियरी अलायंस। इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत भारतीय राजाओं को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च उठाना पड़ता था। उद्देश्य: भारतीय राजाओं की विदेश नीति और सेना पर नियंत्रण स्थापित करके उन्हें अंग्रेजों पर निर्भर बनाना। स्वत्व विलोप नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इसके तहत यदि किसी देशी राजा का अपना कोई प्राकृतिक पुत्र वारिस नहीं होता था तो उसे गोद लेने की अनुमति नहीं थी और उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, जैसे सतारा, झांसी। बदलाव की व्याख्या: कंपनी ने पहले अधीनता मूलक नीति के जरिए देशी रियासतों को सैनिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाया और बाद में स्वत्व विलोप नीति का सहारा लेकर बिना युद्ध किए उन राज्यों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मुर्शिद कुली खान और अलवर्दी खान के साथ बंगाल के मुगल बादशाहों के संबंधों पर प्रकाश डालिए। उत्तर: मुर्शिद कुली खान के संबंध। मुगल सम्राट औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासन चलाया, लेकिन उन्होंने मुगल सम्राट की सत्ता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया और नियमित रूप से दिल्ली के खजाने में राजस्व कर भेजते रहे। अलवर्दी खान के संबंध। अलवर्दी खान ने 1740 ई शून्य में सत्ता हासिल की। वे भी व्यावहारिक रूप से बंगाल के एक स्वतंत्र नवाब की तरह शासन करते थे। उन्होंने मुगल सम्राट को नियमित राजस्व भेजना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन वे भी मुगल बादशाह के नाम पर ही शासन की औपचारिकता पूरी करते थे। निष्कर्ष: मुर्शिद कुली खान और अलवर्दी खान दोनों ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, लेकिन केंद्र के साथ सीधे टकराव से बचते हुए केवल औपचारिक संबंध बनाए रखे। 5. सोचकर लिखो, अधिकतम 200 शब्दों में। मान लो तुम अलवर्दी खान के शासनकाल में एक आम आदमी हो। तुम्हारे क्षेत्र में बर्गियों ने आक्रमण किया था। तुम अपने अनुभव अपने पड़ोसी से संवाद के रूप में बांटो। उत्तर: संवाद रामू और उसके पड़ोसी श्यामू के बीच। रामू चिंतित स्वर में: श्यामू भाई, तुमने सुना? बर्गी मराठा घुड़सवारों का दल फिर से हमारे पास के गांव में घुस आया है। चारों तरफ तबाही मची हुई है। श्यामू: हाँ रामू, अलवर्दी खान के शासनकाल में जब से इन बर्गियों के आक्रमण शुरू हुए हैं, हमारा जीवन नर्क बन गया है। कल ही वे मेरी पूरी फसल लूट कर ले गए और खेत जला दिए। रामू: सच में श्यामू भाई, ये बर्गी अचानक आते हैं, गांवों को लूटते हैं,
घरों में आग लगा देते हैं और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते हैं। नवाब अलवर्दी खान की सेना इनसे मुकाबला तो कर रही है, लेकिन ये इतनी तेजी से आते और गायब हो जाते हैं कि आम जनता की सुरक्षा ही नहीं हो पा रही। शामू, व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है और बाजार में अनाज की भारी किल्लत हो गई है। समझ नहीं आता कि अपने परिवार का पेट कैसे पालें। रामू, सही कहा। जब तक नवाब अलवर्दी खान इनके साथ कोई स्थायी समझौता नहीं कर लेते, तब तक हम आम नागरिकों को डर डर कर ही जीना पड़ेगा। ईश्वर ही हमारी रक्षा करे। ख, मान लो तुम ब्रिटिश कंपनी में एक सत्तात्मक व्यक्ति हो। 76 के मनवंतर अकाल के समय में तुम बंगाल में घूम रहे हो। तुम्हें किस प्रकार का बोध होगा? मनवंतर के समय जनसाधारण की सहायता के लिए तुम कंपनी को क्या करने का परामर्श दोगे? उत्तर 1, अकाल के समय क्षेत्र भ्रमण का अनुभव और बोध। 1770 ई शून्य बंगाल संवत 1176 के भयंकर अकाल के दौरान बंगाल का दौरा करते हुए मुझे अत्यंत दुख, ग्लानि और मानवीय त्रासदी का बोध होगा। चारों ओर भूख से बिलखते और मरते हुए लोग, उजाड़ गांव और सड़ती हुई लाशें दिखाई दे रही हैं। मुझे ये स्पष्ट महसूस होगा कि कंपनी की अत्यधिक भू राजस्व, लगान वसूलने की नीति और द्वैत शासन व्यवस्था ने इस अकाल की भयावहता को कई गुना बढ़ा दिया है। केवल मुनाफा कमाने की कंपनी की सोच ने लाखों निर्दोषों को भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया है। 2, जनसाधारण की सहायता के लिए कंपनी को परामर्श। जनता की राहत और स्थिति को संभालने के लिए मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को निम्नलिखित कदम उठाने का परामर्श दूंगा। कर माफिया कम करना। अकाल से प्रभावित किसानों का भू राजस्व, लगान तुरंत पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। खाद्यान्न वितरण। कंपनी के गोदामों में जमा अनाज को मुफ्त में या बहुत कम दामों पर आम जनता में बांटने की व्यवस्था की जाए। अनाज की जमाखोरी पर रोक। कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय व्यापारियों द्वारा की जा रही अनाज की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। रोजगार और राहत कार्य। गरीबों और किसानों के लिए राहत कार्य जैसे कुएं खोदना, सड़कें बनाना शुरू किए जाएं ताकि उन्हें भोजन और मजदूरी मिल सके। चित्र में दी गई जानकारी का विवरण निम्नलिखित है। चित्र का विवरण। विषय, एक बैलगाड़ी, बुलॉक कार्ट। चित्रकार, मूल चित्र बैरन द मतालेम्वार, बैरन डे मॉन्टालेम्बेर। समय, अनुमानित 1807 ई शून्य। पुस्तकीय संदर्भ, यह चित्र जेम्स फोर्ब्स की पुस्तक ओरिएंटल मेमोइर्स के प्रथम खंड में 1812 ई शून्य में मुद्रित प्रकाशित हुआ था।